नमस्कार, हु प्रेजेंस चुनावी तर्क वितर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हम जागरण.com के इस शो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कैसा रहा छठे चरण तक का मतदान। बात होगी कास्ट इक्वेशंस की, कितना जरूरी है, कौन कौन सी सीटें जरूरी हैं, कौन कौन से की कैंडिडेट्स हैं, इन सब पर हमारा डिटेल एनालिसिस चर्चा होगी। फिलहाल स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं दो खास मेहमान। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी उमेश चतुर्वेदी जी का, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रत्युष रंजन मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रत्युष, आपसे ही शुरू करना चाहूंगी। छठे चरण तक का मतदान अब तक हो चुका है। पूर्वांचल एक इम्पॉर्टेंट ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इम्पॉर्टेंट ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो की फाइट, जो की कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। मगर हम वोटिंग की बात करें तो आप इन वोटिंग का डिटेल में थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करिए। जी स्मृति, जैसे हमने पहले कई बार बात किया, मैं वापस एक बार बोलूँगा कि पूर्वांचल के रास्ते ही जो है सत्ता, लखनऊ की सत्ता तक पार्टीज पहुँचती हैं। और जो छठे चरण का मतदान हुआ उसकी अगर डिटेल अगर बात करें तो टोटल मतदान जो है वो 55.7% रहा। और अगर हम बात करें जो पूर्वांचल में अलग अलग जो मेन जोन हैं उनके बारे में, तो अगर मैं बात करूं 17 से 22 की, कि 17 में उन इलाकों में कैसा वोट परसेंट था स्मृति, और फिर 22 में कैसा रहा। बलरामपुर में 50.4% रहा था 2017 में, कुशीनगर में 57.7% रहा था 2017 में, 56.5% रहा था देवरिया में 17 में, 54.1% रहा था बलिया में, 55.1% रहा था गोरखपुर में, 52.6% रहा था संत कबीर नगर में, बस्ती में रहा था 57.1% और सिद्धार्थनगर में 51.8%। ये वोट परसेंट जो है 2017 की है स्मृति। अगर हम बात करें कि 2022 में, यानी कि अभी जो छठा चरण हुआ, कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें बलरामपुर में 59.64% का वोट परसेंट आया है, कुशीनगर में 57.28% का वोट परसेंट आया है, देवरिया में 55.10% का वोट आया है, बलिया में 53.93% का वोट परसेंट रहा है, गोरखपुर काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, 56.23% का वोट वहाँ पे आया है, संत कबीर नगर 54.39%, बस्ती 56.81% और सिद्धार्थनगर 50.38%। तो ये वोट परसेंट रहा है जो कमोबेश आप देखें तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम रहा है, लेकिन अब उसी लेवल पे ही रहा है। जी स्मृति। उमेश जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी हमने डिटेल में समझा डिस्ट्रिक्ट वाइज की किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो पैटर्न रहा है 2017 और 22 का जो कंपैरिजन हमने अभी तक समझा है, देखा एक स्लाइटली डिप रहा है वोटर परसेंटेज में, वोटिंग परसेंटेज में। इसका क्या मतलब, क्या मायने समझे जाएँ? देखिए, एक चुनावी जो विश्लेषण की सैद्धांतिकी है उसमें ये माना जाता है कि जब वोट परसेंट बहुत ज़्यादा अगर बढ़ता नहीं है, स्थिर रहता है या थोड़ा बहुत कम होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा संतोष नहीं है और वो रीइंस्टेंट करने जा रही है, मतलब फिर से आने जा रही है। लेकिन एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और कभी भी जो राजनीति है और राजनीति पर ही आधारित है चुनाव, ये 2 जमा 2 4 नहीं होता। कई बार वो 22 भी होता है और कई बार 0 भी होता है। तो ये जनता का मूड है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से आप देखेंगे 2007 से लेकर के अब तक के चुनावी पैटर्न को, तो उसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक क्लियर कट मैंडेट, जिसको जनादेश कहते हैं, उसको देने की कोशिश की है और लगातार दे रही है। और इस बार भी आप उम्मीद कर सकती हैं कि जनता एक क्लियर, एक स्पष्ट जनादेश देने जा रही है। और जहां तक ऐसे जो वोटरों से बातचीत के बाद की रुझान आए हैं और बातचीत के बाद जो नतीजे निकले हैं, उसमें मोर एवर जिसको कह सकते हैं, मतलब सामान्यतया जो अभी मौजूदा योगी सरकार है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा असंतोष नहीं दिख रहा है। तो माना ये जा रहा है कि जो थोड़ा बहुत वोट परसेंट कम हुआ है, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो जिसको बोलते हैं ना फ्लोटिंग मतदाता, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत इस पर ध्यान नहीं दिया। और ऐसा इसलिए होता है कि लोग ये मान के चलते हैं कि क्या जो बदलाव होना नहीं है तो मेरे वोट देने से क्या होने जा रहा है। तो ये एक जो मानसिकता है, एक जो मेंटालिटी है वो काम करती है। लेकिन मैं फिर दोहराऊँगा कि चुनाव हो चाहे राजनीति हो, वो 2 जमा 2, 2 धन 2 4 ही नहीं होती है। कई बार 22 भी हो जाती है और कई बार 4 भी हो जाती है। क्योंकि आप जब भी आप चुनावी एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हम लोग अभिशप्त हैं, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ कि जातीय गणित से हम लोग चुनावों को देखते हैं और उसी के हिसाब से हम जांचने की और नतीजों को प्रभावित होने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उस अंजाम में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जातीय गणित बेहतर होने के बावजूद
नतीजे कुछ और आते हैं। तो वहाँ वही सिद्धांत है कि 2 + 2 4 नहीं होता है, 22 भी हो जाता है, 0 भी हो जाता है। अच्छी बात बताइए आपने। तो इस पर हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए हमें, जब भी हम राजनीति हो या चुनाव की एनालिसिस हो, जैसे हम पिछले चुनाव की बात करें 2017 की, तो उस समय भी अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलन से एक वोट समीकरण मजबूत स्थिति में बन रहा था, लेकिन क्या हुआ कि आमने सामने की फाइट में भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल बन करके उभरी, और इतना बड़ा दल बन करके उभरी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। वहाँ भी वही मैं फिर से दोहराऊंगा कि 2 + 2 4 नहीं हुआ, क्योंकि 48 सीटें थीं, 48-49 सीटें थी 2012 में भारतीय जनता पार्टी के पास, और 17 में आकर के देखिए एक साथ कितनी सीटें उसको मिलती हैं, 312 सीटें। तो कम से कम हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनावी एनालिसिस करना, हम जब ज़मीन पर जाते हैं तो ज़्यादा आसान होता है तब जब हम सीधे सीधे मतदाता के मन को भांपने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि जो वोटिंग में बहुत ज़्यादा अंतर, हालांकि कई बार देखिए, कई बार जैसे पहले चरण में 3% की कमी आई है, आखिरी चरण में आते आते 1.5% की कमी आई है, तो ये कमी बेसी होती रही है। और इसका एक सामान्य जो संकेत है, सामान्य जो अवधारणा है कि जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा असंतोष नहीं है, और वो संभव वो मैनेज हो रहा है। जी प्रत्युष, अगर हम पूर्वांचल को ही फोकस रखते हुए अगर कास्ट इक्वेशंस को समझने की कोशिश करें, तो क्या राजनीति रही है पूर्वांचल में कास्ट इक्वेशन स्पेसिफिक, और क्या ये राजनीति का क्या हम रोल देखते हैं ये जो चुनाव है, आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उस पर? स्मृति, पूर्वांचल को हम छोटे दलों की प्रयोगशाला भी बोल सकते हैं, राजनीतिक प्रयोगशाला। और दलित ओबीसी वोट की बात करें तो उसको भी लेके हम इसको एक प्रयोगशाला का रूप दे सकते हैं, क्योंकि ये पूर्वांचल में जितनी सीट्स हैं आप देखेंगे स्मृति, उसमें मैक्सिमम सीट पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जीती थी। और उसके पहले अगर 2 इलेक्शन की बात करें, अगर आप 2007 पे जाएं तो देखेंगे कि बीएसपी को मैसिव मेजॉरिटी वहाँ पे मिली थी, और 12 में फिर अखिलेश को मिली थी। और फिर बीजेपी ने जो वहाँ पे आप मेजॉरिटी जो उस जोन में है वो दलित वोट है वहाँ पे, और उस पे जो बीजेपी ने एक तरह से जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बेनिफिशियरी क्लास को क्रिएट करके और उस वोट बैंक में वहाँ तक, उस कम्युनिटी तक अपनी पहुँच बनाई है, जो पहुँचाई है, वो जिस भी कारण से हो, लेकिन वो पहुँचे हैं, वो बहुत ही इंटैक्ट है। तो वहाँ पे वो दूसरे दलों में वो प्रॉब्लम दिख रही है, वो कोशिश लेने की जो एक उनकी चाह है वो दिख रही है कि कैसे इस तरह से इस दलित वोट बैंक में सेंध लगाएं। हम देखेंगे कि अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के कई लीडर भी जो हैं वो अपने वोट बैंक के अलावा दलित वोट बैंक की भी बात करने लग गए हैं। तो ये एक मेजॉरिटी है। दूसरा है छोटे राजनीतिक दल जो वहाँ पे हैं, जो बीजेपी के साथ थे, जैसे राजभर की पार्टी थी, मौर्य खुद थे बीजेपी के साथ, लेकिन पाला उन्होंने बदला, 2019 में राजभर ने भी बदला। ये छोटी पार्टी है, निषाद पार्टी, अपना दल, ये सब सारे जो हैं इनका अपना अपना एक छोटे जगह पे एक डोमिनेंस है, लेकिन ये बड़ा रोल प्ले तब करते हैं जब ये किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी के साथ जुड़ के फायदा तो सबको हुआ। अगर राजभर की बात करें तो 2002 की बनी पार्टी ने तब तक एक भी सीट नहीं जीती जब तक बीजेपी के साथ नहीं आए। बीजेपी के साथ आने के बाद उनको सीट मिली तो उनको एक कॉन्फिडेंस आया, और अब जो है ताल ठोक रहे हैं, और योगी को वापस गोरखपुर भेजने की बात राजभर करते रहे हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वाकई में जो मेजॉरिटी जो दलित वोट का है उस एरिया में, पूर्वांचल में, वहाँ पे अखिलेश यादव की पार्टी सेंध लगा पाती है कि नहीं, या बीजेपी अपना वोट बैंक वहाँ पे इंटैक्ट रखती है। बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा। इसी पे मैं आपका रिएक्शन भी लेना चाहूँगी उमेश जी, कि पिछले 2 दशकों से अगर बात की जाए तो कास्ट पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश, दोनों एक साथ हैंड इन हैंड चलते आए हैं। बट अगर मुड़ करके पीछे देखा जाए सरकार के, खासकर 2017 और लोकसभा इलेक्शंस जो रहे हैं 2019 में, और 2017 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो काफ़ी कुछ ये पैटर्न में कास्ट पॉलिटिक्स में चेंज देखा गया है। आपके सवाल में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि आपने कहा 2 दशक में कास्ट पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाइए। अंग्रेज़ों की जब सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, तब भी केंद्रीय असेंबली के चुनाव होते थे और राज्यों की भी विधानसभाओं के चुनाव होते थे। उनको धारा सभा कहा जाता था। और पहला महत्वपूर्ण चुनाव है 1937 का। 8 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत राज्यों को अधिकार दिया गया था
और कुछ मामलों में शिक्षा और कृषि वगैरह लेकर के 8 विषय थे जिसमें उनको दिया गया था अधिकार राज्य शासन चलाने का, और उसके लिए चुनाव हुआ था। आप जब जाएंगे, थोड़ा माइन्यूटली जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस समय भी जातियों के, धर्मों के आधार पर टिकट दिए गए थे। और जाहिर है कि 2 जगह छोड़ करके बाकी 6 जगह कौन सी पार्टी जीती थी, निश्चित तौर पर जो सबसे देश की पुरानी पार्टी है वही जीती थी। तो कास्ट पॉलिटिक्स उस ज़माने में भी था। कास्ट पॉलिटिक्स बाद के दौर में और बढ़ा है। और मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि मैं मानता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है, कि डॉक्टर लोहिया आज़ादी के बाद के विद्रोही राजनेता माने जाते हैं। तो उन्होंने जाति तोड़ो का नारा दिया, और शायद उनकी एक सोच थी, जितना हमने उनको पढ़ा और समझने की कोशिश की है, मैं तो देखा नहीं कि मेरे जन्म से पहले ही गुजर गए थे, जितना समझा है, तो उन्होंने ये कोशिश की कि हम जाति को, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित जातियां हैं, उनको अपलिफ्ट करेंगे तो जाति टूटेगी। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जाति तोड़ो का नारा दिया, और क्या हुआ, आगे जाकर के उन्होंने नारा भी दिया, उन्हीं की पार्टी ने, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने, जिसका एक बड़ा पार्ट कह सकते हैं आज के दौर की समाजवादी पार्टी है, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। इस संसोपा ने, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को संसोपा कहते थे, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और जब ये नारा लगा तो क्या हुआ कि हर जाति अपने अपने क्यूबिकल में सीमित होने लगी, और उसी में अपने को इनरीच और ताकतवर करने की कोशिश करने लगी। और इसका असर ये हुआ कि जो आज़ादी के आंदोलन में हमने बहुत सारी चीज़ें, हमने मूल्यों के आधार पर आज़ादी के आंदोलन लड़ा था, और मूल्य बहुत गढ़े भी थे, उसकी चर्चा कभी होगी तो करेंगे। तो उन मूल्यों के आधार पर जो हमने आज़ादी हासिल की थी, जो एक हमारे पास सपना था, हम चाहते तो उसी समय जाति आधारित राजनीति को रोक सकते थे, लेकिन जाति आधारित राजनीति रुकती नहीं है, और आप देखेंगे कि लगातार बढ़ते जाती है। मैं जिस बलिया से आता हूँ वहीं से चंद्रशेखर थे। 1974 का आंदोलन भी समाजवाद का एक बड़ा आंदोलन माना जाता है, और कहा यह जाता है कि दूसरी आज़ादी का आंदोलन था। उसमें जो लोग आए, तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखी कि आपको लगता है कि ये लोग व्यवस्था बदलने आ रहे हैं? बोले नहीं, ये आ रहे हैं सत्ता की चाहत में, और भविष्य में अपनी अपनी जातियों के नेता बनेंगे। देखिए 1974 में चंद्रशेखर कहते हैं, और ये पॉलिटिक्स बहुत गहरे तक जाती है। तो ये कहना कि 2 दशक की राजनीति है, ऐसा नहीं है। राजनीति बहुत पहले से चल रही है। हाँ, इस दौर में और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देखेंगे कि अगर किसी खास पार्टी की हम बात करते हैं, तो एक अपने आप इमेजिन हमारे मन में हो जाता है, एक बिंब बनने लगता है कि इसका मतलब कि उसके साथ यही जाति होगी। लेकिन मैं एक चीज़ दोहराना चाहूँगा, ध्यान दिलाना चाहूँगा, जागरण बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, जागरण के भी बहुत सारे श्रोता, पाठक, दर्शक सब हैं, वो देखते होंगे, आपके रिपोर्टर भी बहुत काम किए होंगे। इस बार ये शायद आज़ादी के बाद का पहला चुनाव है, बल्कि दूसरा मैं कहूँगा, पहला तो नहीं कहूँगा, पहली बार 1977 के भी चुनाव हुआ था। ये दूसरा चुनाव है कि जातियों का ये जो क्यूबिकल जिसकी मैंने चर्चा की, कई बार टूटता नजर आया है। और शायद यही वजह है कि मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आपके मंच से कि चौंकाने वाले नतीजे होने जा रहे हैं। तो ये जो जाति की पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव है, ये एक नया प्रस्थान बिंदु बन करके आया है। स्मृति जी, काफ़ी मुझे लगता है रोचक बातें रहीं, खासकर कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर के प्रत्युष आपसे भी मेरी चर्चा होती रहती है। काफ़ी कुछ सीखने का है, काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि दर्शकों को नहीं पता है, उसका बैकग्राउंडर हम जिस पे हमेशा टाइम एंड अगेन उस पर हम रिटरेट करते हैं कि हम वो भी आपको दिखाएंगे। इम्पॉर्टेंट सीट्स कौन सी रहेंगी प्रत्युष इस बार, जिन पर सबकी नजरें रहेंगी? जी, सबसे इम्पोर्टेंट स्मृति सीट जो है वो फिलहाल तो गोरखपुर की दिख रही है, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ पहली बार असेंबली इलेक्शंस में फाइट कर रहे हैं। एमपी हैं यहाँ से वो? जी, एमपी रहे थे वहाँ पे, और अब पहली बार उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। और उन मुख्यमंत्री का चेहरा तो है ही पहले से, और गोरखपुर भेजने के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति ये थी कि जो रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट का हो वो गोरखपुर से ही हो, और पूर्वांचल के बीच में सेंटर में गोरखपुर है। हालांकि बिल्कुल गोरखपुर की सीट एक है, और पूर्वांचल में अगर बात करूँ तो 2 और जो मुख्य उम्मीदवार हमारे जो हैं कैंडिडेट वो दिखते हैं। एक गोरखपुर का सीट है जहाँ पे योगी हैं, और दूसरा एक अजय कुमार लल्लू की सीट है जो कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, और एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो आए हैं बीजेपी से, अब आए हैं समाजवादी पार्टी में। तो ये गोरखपुर की सीट है, वहाँ पे मुझे लगता है कि 5 टर्म जो योगी रहे हैं वहाँ से एमपी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल उनको होने वाली नहीं है। लेकिन अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो आए हैं
किसी और कारण से आए थे, किसी और सीट के लिए आए थे, बट अब जो है उनको फाजिल नगर सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया समाजवादी पार्टी का। तो उनकी सीट वहाँ से फंसने की पूरी जो मुझे उम्मीद लग रही है वो ये लग रही है कि इलियास अंसारी जो वहाँ पे पहले से थे, उनको टिकट नहीं मिली तो इलियास अंसारी बसपा में चले गए और बसपा से जाके अब वहाँ फाइट कर रहे हैं। तो सीट उनकी जो है मौजा के खुद के फंसने की उम्मीद दिख रही है ऐसा। अब आगे वोटिंग क्या होती में क्या निकल के आता है वो देखना होगा। अजय कुमार लल्लू की सीट भी खुद भी तमकुही से है वो, और खुद भी उनकी सीट फंसी हुई है क्योंकि वहाँ बीजेपी निषाद पार्टी का जो कॉमन एक चेहरा है वो वहाँ पे उनको बहुत टफ फाइट दे रहे हैं। तो ये 3 जो है मेजर सीट्स है जहाँ पे पूरे पूर्वांचल की निगाहें भी हैं कि वहाँ किस तरह का चुनाव रिजल्ट निकल गया। मुझे इजाज़त दें तो मैं मैं आपसे आगे का सवाल बिल्कुल जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ उमेश जी। वीवीआईपी कैंडिडेट्स और कॉन्टेस्ट की अगर बात की जाए, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो अपनी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं उमेश जी? मैं पहले जोड़ लूँ। जो आपने जोड़ा नहीं उसको हो सकता है किसी वजह से छूट गया हो। बांसडीह बलिया की एक सीट है और वहाँ मौजूदा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट, बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। पिछली बार क्या हुआ था कि वो सीट प्रत्युष जी बोल रहे थे ओम प्रकाश राजभर की, तो पिछली बार वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने समझौते में बांसडीह की सीट ओम प्रकाश राजभर को दी थी और ख़ुद उनके बेटे चुनाव लड़े थे। और यहाँ आपको बताते हुए मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि इतने बड़े नेता, उनकी 4 सीटें आई थी, इसके बावजूद उनके बेटे उस सीट से चौथे नंबर पर गए थे। और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की रेबल कैंडिडेट रही थी, वो भी मात्र 1600 वोट से हारी थी। और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट रहा और राम गोविंद चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, छात्र राजनीति से उभरे थे, 1977 में पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे, तो वो वहाँ से हैं। तो एक तो ये भी इम्पॉर्टेंट सीट है। और रही बात गेम चेंजर की, तो गेम चेंजर पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटों पर, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के नाम पर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री हैं और वो संभवतः भारतीय राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पहली पंक्ति के नेताओं के बाद अगर दूसरी पंक्ति का कोई नेता इन दिनों सबसे ज़्यादा फोकस में है तो योगी आदित्यनाथ हैं। जबकि उनसे भी ज़्यादा अनुभवी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनसे भी कई बार कद अब बड़ा होता नज़र आ रहा है सिर्फ 5 साल में। तो योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। और दूसरी बात यह है कि अजय कुमार लल्लू ज़मीन से उभरे हुए नेता हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि ज़मीन से उभरे हुए नेता को, क्योंकि कांग्रेस में आपने देखा होगा कि हमेशा पैरा टूपर्स को ही खासतौर पर पिछले 2-3 दशकों में बहुत ज़्यादा पद दिए जाते रहे, तो एक ज़मीन से उभरे हुए नेता को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, उसका असर भी दिखा। आप देखेंगे ये भी एक बड़ा रोचक दिलचस्प तथ्य है कि पूरा विपक्ष सोता रहा 5 साल की जो राजनीति रही है पिछले 2017 से 2022 की, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा विपक्ष समाजवादी पार्टी, दूसरे नंबर का बड़ा विपक्ष बहुजन समाज पार्टी, लेकिन सरकार के खिलाफ सड़क पर ये दोनों विपक्षी दल कभी नजर नहीं आए। सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और यह देखिए ये चुनावी राजनीति की मतलब ये विडंबना ही कह सकते हैं कि जो चुनाव नतीजों की, कांग्रेस के नेता चाहे जितने बड़े बड़े दावे कर लें, चुनाव नतीजों की जब भी बात होती है तो कांग्रेस को गिनती में भी नहीं रखा जा रहा है। ये भी एक देखना होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अजय कुमार लल्लू हैं, गेम चेंजर तो नहीं हो सके, लेकिन ये ठीक है, ये इसको भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि अगर पिछले 2-3 सालों में लगातार विपक्ष की भूमिका अगर किसी दल ने निभाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने निभाई है और निश्चित तौर पर इसका श्रेय अजय कुमार लल्लू को जाता है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता, या मुझे लगता है कि कोई सामान्य दर्शक भी नहीं मानेगा, सामान्य जो वोटर भी है, कि अजय कुमार लल्लू बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं। प्रत्युष, बेनिफिशियरी क्लास, इस जो चुनाव है 2022 में बेनिफिशियरी क्लास की बात हो रही है, एक नया क्लास उभर करके आया है। खासकर अगर बात करें जिस तरीके का जो रिपोर्ट कार्ड है वो रहा है बीजेपी का, और खासकर कोविड के बाद, कोविड के दौरान जो कुछ भी सरकार ने किया है, तो इस बेनिफिशियरी क्लास को समझने की हमें समझाने की कोशिश करिए थोड़ा। स्मृति, बेनिफिशियरी क्लास की बात करनी है तो आपको 2019 के चुनाव के नतीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 2014 तो मोदी का एक वेव था, एक मैजिक था जिसपे उनको वोट मिला, 2014 में मोदी पे वोट मिला। बट 2019 का जो चुनाव का रिजल्ट आया, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 का जो रिजल्ट आया उसमें 2014 से भी ज़्यादा मैंडेट निकल के आया।
तो वो बेनिफिशियरी क्लास जो 2015, 16, 17, 18 में जो प्रधानमंत्री मोदी का सीधा संवाद और सरकार की सारी स्कीम जो जिसमें हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी स्कीम है जो सीधा सीधा उन लोगों तक पहुंची है जिन तक सत्ता कभी पहुंचती नहीं थी। वो सत्ता के रास्ते तभी वो लोग आते थे जब 5वां साल हो गया और इलेक्शन होने वाले हैं। तो वहाँ वो उसमें आप देखें तो जो ऐसे लोग जो किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, जो एक आप बोल सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या बहुत गरीब तबके के लोग हैं, और एक जो विमेन वोटर्स हैं वो किसी भी क्लास के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो लोग जो है भी बेनिफिशियरी क्लास के पार्ट बने हैं। और ये मैं एक बात मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि ये जो बेनिफिशियरी क्लास का क्रिएशन हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के उन सारी स्कीम्स के कारण हुआ जहां जो अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम परिवार तक सारी चीजें पहुंची। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है सरकार का। अच्छा प्रत्युष और उमेश जी, हमारे पास दिन भर में कुछ बड़े ही इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग कूज आए हैं, उन पर भी नज़र डालते हैं। ये पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी ने कूज किए हैं। सबसे पहला कू जो है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। इन्होंने बात करी है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश के बारे में। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी उमेश जी, कितनी कारगर रही है ये सरकार उत्तर प्रदेश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में? इनका रिपोर्ट कार्ड को आप कैसे रेट करेंगे? देखिए, अब रिपोर्ट कार्ड का तो देना मतलब थोड़ा ये कठिन सवाल है, लेकिन सामान्य तौर पर चूँकि पत्रकारिता में तो एकदम से रिपोर्ट कार्ड तो देना मतलब मुझे उचित नहीं लग रहा है एक पत्रकार के नाते तत्काल। लेकिन ये बिल्कुल परसेप्शन और जो सामने चीज़ें दिखी हैं, निश्चित तौर पर पिछले 5 सालों में कुछ बिंदुओं पर, कुछ मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे कि वो लाभार्थी की आप बात कर रही थी, बेनिफिशियरी की, उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार की है, संभवतः देश की पिछले 20-25 सालों में अकेली योजना है जिसमें एक भी आपको भ्रष्टाचार का केस नहीं मिलेगा, और रेंडमली सेलेक्ट किया गया है और सेलेक्ट कर कर के लोगों को खुद फ़ोन कर कर के बुलाया गया और उनको गैस का कनेक्शन दिया गया है। ये कितनी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, ये इससे समझा जा सकता है कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि भारत सरकार 1 रुपये अगर भेजती है तो वो लाभार्थी तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे रह जाता है। तो जाहिर है कि जिस देश में एक कट मनी का कंसेप्ट स्थापित हो चुका हो, वहाँ उज्ज्वला योजना इस तरह से ज़बरदस्त रही। राशन जो है उसको जब से उन्होंने बायोमेट्रिक किया है तब से, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि 100% उसमें से भ्रष्टाचार मिट गया है, लेकिन ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ को मिला है। और एक चीज़ और भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ठीक है कि सरकार करती है, सरकारों को ही करना होता है, लेकिन तकनीक ने बड़ी भूमिका निभाई है। जो डीबीटी जिसको बोलते हैं ना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम है, वो उसको सरकार से ज़्यादा, सरकार की जो है उसकी भी योजना है और उसका भी एक तरह से कहिए कि महत्व है, उसका भी योगदान है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है अब उसमें बीच में कोई रास्ता नहीं है, वो सीधे बेनिफिशियरी के खाते में जा रहा है। तो पहली बार आज़ादी के लोगों को लगा कि जो हमको 500 रुपये मतलब कृषि वाला जो मिल रहा है, किसान सम्मान निधि लगभग 500 रुपये पर मंथ पड़ता है, हर 4 महीने में 2000 रुपये है, तो साल के 6000 रुपये राशन। और एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से भारत जैसे देश में कोविड टीकाकरण का ड्राइव चला, जनता सब समझती है। और हम जिस दौर में रह रहे हैं, अभी हम कू की ही चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो आजकल इन्फॉर्मेशन के तमाम सोर्स हैं और सोर्स से अब जनता भी जानने लगी है, टेकफुली बात भी करने लगी है और समझने भी लगी है, और कहाँ क्या कहना है, पॉलिटिकली करेक्ट जिसको बोलते हैं, गजानन माधव मुक्ति बोध बोलते थे ना, पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है। तो पॉलिटिकली करेक्ट बोलने की ये भी जनता में, हम लोग मानते हैं ना कि जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो बेवकूफ़ है और हम ज़्यादा पढ़े हैं तो ज़्यादा समझदार है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देने की उसकी चीज़ है। ये सब सारी चीज़ें जो है मिल करके इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को, उत्तर प्रदेश ही नहीं, वैसे तो चर्चा हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, बाकी राज्यों में भी जो हो रहा है उन सब विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने जा रही है। और शायद यही वजह है कि मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि ये पहला चुनाव है शायद जिसमें बहुत सारे जो स्थापित जो अवधारणाएं रही हैं चुनाव के लिए,
वो सब बहुत सारी टूटने बिल्कुल, वाली एक हैं, सही बात आपने टूट रही बोला। हैं, चीज़ें बदलने जा रही हैं। सही बात बोली आपने। एक बड़ा राज्य है, 403 सीटें हैं, नज़रें सबकी इस राज्य पे टिकी हुई हैं, बहुत कुछ डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग कू है हमारे पास स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। इन्होंने महाभारत के कैरेक्टर से खुद की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना की है। रिएक्शन लेना चाहूँगी आपका मैं प्रत्युष इस स्टेटमेंट पे। स्मृति, इस पोस्ट में जो लैंग्वेज स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूज़ किया है, महाभारत के सारे पात्रों से लोगों को कंपेयर किया है, खुद को भी और योगी को भी और बाकी लोगों को भी। ये इनके जब भी मैं बयान सुनता हूँ, जब भी मैं पिछले 4-5 जो बयान मैंने सुने हैं, तो हमेशा ये गुस्से में रहते हैं। ये गुस्से में रहने का कारण का क्या है मुझे समझ नहीं आता। हाँ, लेकिन जिस कारण से ये समाजवादी पार्टी में आए थे, मुझे लगता है वो शायद फुलफिल नहीं हुआ उनका। थोड़ी सी उसमें उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। और अभी जहाँ इस सीट पे हैं, और जैसा मैंने बताया, अभी सीट भी उनकी क्या फंस सकती है, क्या हो सकती है, तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन थोड़ी तकलीफ में दिख रहे थे ये। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इनका जो ये पोस्ट इन्होंने किया है, और लगातार योगी पे लगातार हमले करते रहे हैं, और देखते हैं इनकी राजनीतिक दिशा किस तरफ लेके जाती है। अंगूर खट्टे हैं, समझा जाए ये। अभी कुछ कह नहीं सकते स्मृति, अब सब कुछ 10 मार्च पर निर्भर करता है। 10 मार्च को डिपेंड करता है। अच्छा, हम लोगों ने प्रत्युष कुछ पोल क्वेश्चंस जागरण ने चलाए थे कू पर, जिनका हमें रिएक्शन भी मिला है, जिनका हमें रिस्पॉन्स मिला है। आइए देखते हैं। सबसे पहला कू है, क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कोरोना महामारी और बेरोजगारी का असर दिखाई देगा? 53% जो प्रतिशत लोग हैं उन्होंने कहा है नहीं, 41% लोगों ने कहा है हाँ, और बाकी के जो 6% लोग हैं उन्होंने कहा है कह नहीं सकते। प्रत्युष, बिल्कुल, हमेशा जो चुनाव होते हैं स्टेट के, जैसे हमने कभी बात किया था कि नेशनल लेवल के चुनाव होते हैं तो नेशनल मुद्दे होते हैं, स्टेट लेवल के चुनाव में स्टेट मुद्दे होते हैं। हालांकि कोरोना बहुत बड़ा मुद्दा था, हमने देखा 2 साल में जितनी तबाही इस पैंडेमिक ने मचाई, वो शायद दोबारा ना देखना पड़े हमें। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में खासकर लोकल मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महंगाई, बेरोजगारी तो हमेशा ही हर चुनाव में मुद्दा रहता है, वो कोई ऐसा चुनाव नहीं होता जिसमें इसकी बात नहीं होती, और लगातार होनी भी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और कू है हमारे पास जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है। इस पर हमें जो रिस्पांस मिला है वो है 89% जो लोग हैं वो कह रहे हैं हाँ, और 6% कह रहे हैं नहीं। आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन लेंगे उमेश जी इस पे। बिल्कुल, ये आने वाली 10 मार्च की तस्वीर दिखा रहा है ये कू सबसे ज़्यादा। और आप देखेंगे कि रिपोर्टर्स खासतौर पर टेलीविज़न चैनलों के हर दौर में जब वो कैमरे पर पूछ रहे थे तो महिलाएं बोल रही थी कि हमने राशन को या कानून व्यवस्था को वोट दिया है। ये बात ये आपके कू में भी जाहिर हो रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये ध्यान में रखना चाहिए, 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के, पूरे देश की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। और आप जानती हैं कि 67 में और अगल बगल में बक्से रखे जाते थे, तब वो बैलेट बक्स का ज़माना था। लोकसभा में तो कांग्रेस को हर जगह से जीत मिली, लेकिन विधानसभा में जनता कितनी समझदार थी, और साक्षरता दर देख लीजिए उस समय कितनी कम थी। और विधानसभा में 9 राज्यों में कांग्रेस का बोरिया बिस्तर उसी जनता ने बांट दिया था। तो ये तो है, तो जनता अपनी बात बता रही है। आपके कू में भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है जी उमेश जी। और कोरोना के बाद तो निश्चित तौर पर कोरोना ने भी असर डाला है। बेरोजगारी तो जब से चुनाव चल रहे हैं इस देश में 1952 से चलता ही रहता है। चलिए, इसी बात पे उमेश जी, प्रत्युष आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में हमें ज्वाइन करने के लिए, शिरकत करने के लिए। और फिलहाल हमारे दर्शकों से हम इजाज़त लेंगे, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब कू के ज़रिए हमसे जुड़े रहें। आप हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हम पोल चला रहे हैं, दैनिक जागरण जो पोल चला रहा है उसमें आप वोट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप हैशटैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैशटैग कू ऑफ द डे, हैशटैग यूपी इलेक्शन 2022, हैशटैग कू स्टूडियो। इन सारे हैशटैग का इस्तेमाल करके आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।